Good morning. Today is 9th November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. तो देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। जो पहला आर्टिकल है ये राहुल गांधी के एलिवेशन से रिलेटेड है कांग्रेस में, कि अब फिलहाल कांग्रेस में सोनिया गांधी प्रेसिडेंट हैं और बात की जा रही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे वाला आर्टिकल है वो जो राका एक सिटी है सीरिया के अंदर में, और इस पर अभी जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के द्वारा। ये आर्टिकल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी कुछ थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए, फिलहाल हमने डिस्कस किया कि मोसूल में ऑपरेशंस जारी हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर इराक के अंदर में एक सिटी है मोसूल। यहाँ पे ISIS ने जो इस्लामिक स्टेट है इन्होंने कब्जा किया था 2014 के अंदर में, और इस पर कब्जा जमा कर इन्होंने अपना खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। खलीफा एक कंसेप्ट है, शरीयत कंसेप्ट है, ये मेडिवल टाइम में होता था। और अब क्या है, देखिए मोसूल में ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं इराकी फोर्सेस द्वारा लिबरेट करवाने के लिए मोसूल सिटी को ISIS से, और यह ऑपरेशन सपोर्ट किया जा रहा है कुर्दिश सपोर्टर्स द्वारा भी। कुर्द एक ऐसी एथनिसिटी है जो कुर्द स्कैटर्ड है काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में, एक देश नहीं है, नेशन है ये, यानी स्टेट अभी बना नहीं है। जो कुर्द हैं वो तुर्की के अंदर भी है, ईरान के अंदर में भी है, इराक के अंदर में भी है, सीरिया के अंदर में भी है, स्कैटर्ड हैं, और ये अलग से देश की मांग कर रहे हैं। और इराक में ये 25% एरिया में है, ऑटोनोमस एरिया इनका है कुर्द का। अब मोसूल में जो ऑपरेशन चल रहे हैं इसको लिबरेट कराने के लिए ISIS से, ये काफ़ी ग्रुप्स द्वारा सपोर्टेड हैं। जो विदेशी फोर्सेज जैसे फ्रांस और UK वगैरह, ये सब अमेरिका वगैरह, US वगैरह, ये एयर सपोर्ट दे रहे हैं इराक वाली आर्मी, और कुर्द की आर्मी ज़मीन पर लड़ रही है। अब एक फ्रंट तो ये मोसूल का है, अब दूसरा ISIS का जो स्ट्रोंगेस्ट सिटी है वो राका। ये देखिए, ये सारा एरिया जो गुलाबी रंग का है, ये पिंक कलर का, ये ISIS का है, और ये इनकी बीच में लाइन है। ये राका है, सीरिया में है। प्रीलिम में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे ऐसे जो सिटीज़ न्यूज़ में होते हैं। राका सीरिया में है, मोसूल इराक में है, और ये इनके बीच में सप्लाई लाइन है, यानी एरिया कनेक्टेड है। यहाँ से वहाँ इनके ISIS के मिलिटेंट्स और सप्लाईज आती जाती हैं। अब हुआ क्या है, मोसूल में तो ऑपरेशन पहले से चल रहे हैं, राका में एक नया फ्रंट खोल दिया ISIS के खिलाफ में। और राका में ऑपरेशन कौन चला रहा है? राका में भी US सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे हैं सीरियन डेमोक्रेटिक आर्मी। ये भी कुर्द का एलाई है, सीरियन डेमोक्रेटिक आर्मी जो है वो भी कुर्द के एलाई हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें अब डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसा अभी डिस्कस किया, मोसूल में ऑपरेशंस तो पहले से चल रहे हैं। राका में कौन चला रहा है? राका में भी US की सपोर्ट से ऑपरेशन चलेंगे, और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी ISIS के साथ 2 फ्रंट्स पे लड़ाई चल रही है अभी, एक मोसूल में, एक राका में। अगर दोनों को लिबरेट करा लिया तो समझ लीजिए ISIS का खात्मा हो गया, ज़मीन पर इनका खात्मा हो गया। लेकिन ISIS ने जो आइडियोलॉजी पैदा कर दी है, इसको खात्मा करने में कितना टाइम लगेगा वो अभी कहना मुश्किल है। देखिए, ISIS से लड़ने से, इस्लामिक स्टेट को लड़ने में सबसे ज़्यादा जो कारगर साबित हुए हैं वो अभी तक कुर्द साबित हुए हैं। कुर्द साबित हुए हैं इन्होंने, और जो कई सारी सिटीज़ हैं, कोबेन, तेल अबेजाद और मंजीब, ऐसी सिटीज़ को मुश्किल जो फ्रंट्स थे इनको ISIS से कैप्चर करने में इन्होंने सफलता हासिल करी है। और यह तो सच है, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि जो ISIS है वो श्रिंक हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से कब ISIS से लिबरेट करवाया जाएगा यह भी कहना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, मोसूल में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मोसूल में अभी ऑपरेशन जारी हैं, सिटी के अंदर इराकी फोर्सेस घुस चुकी हैं, वहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ISIS ने टनल्स यानी जो गुफा वगैरह अंदर ज़मीन के अंदर खोद रखी है, पता ही नहीं लगता कहाँ से जो इनके मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी आते हैं, कहाँ घुस जाते हैं। आगे दूसरा एक ये पॉइंट्स है कई सारे, राका को कैप्चर करना क्यों डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये पहली सिटी है जहाँ पे ISIS ने कब्जा जमाया था। तो आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, यानी यहाँ के लोग भी जो फोर्सेस के खिलाफ खड़े होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं। और टाइम लेगा ये ऑपरेशंस, बहुत सारी जानें जाएंगी इसमें। इसकी जो जनसंख्या है वो 2.2 लाख है, और जो एयर ऑपरेशंस चलाने में रिस्की होंगे क्योंकि लोगों की जानें जाएंगी। और ISIS की रणनीति यह रहती है कि ये लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, यानी बम बांध दिया किसी के पेट से और कहा कि लड़ो मरो ऐसे करके, मतलब ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। और दूसरा ह्यूमन शील्ड की तरह ऐसे इस्तेमाल करता है कि अपने आसपास इन ह्यूमंस को रखेगा ताकि बम ना गिराए जा सके, या फिर जो ऊपर से जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो बम गिराते हैं वो ना गिराए जा सके। और जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं ये कुर्द के पार्टनर हैं, और दिक्कत ये है, ये जो ऑपरेशंस चला रही है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ये कुर्द के पार्टनर हैं, और टर्की कुर्द के हमेशा अपोज रहते हैं। क्यों? क्योंकि टर्की में भी
कुर्द हैं, काफ़ी संख्या में माइनॉरिटी हैं, कुर्द हैं, और जो कुर्द वहाँ पे टर्की के अंदर में एक अलग देश की मांग कर रहे हैं कुर्दिस्तान के नाम से, इसलिए हमेशा टर्की कुर्द के खिलाफ रहता है। और जो ऑपरेशंस राका में ग्राउंड फोर्सेज ऑपरेशन चला रही हैं वो जो है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ये कुर्द के एलाए हैं। तो यह कहना भी अभी मुश्किल होगा कि टर्की का इस ऑपरेशंस का सपोर्ट है, क्योंकि टर्की हमेशा से डबल गेम खेलता है, ऊपर से सपोर्ट करता है ISIS के खिलाफ में ऑपरेशंस, और बाद में इनको सप्लाई लाइन भी प्रोवाइड किया था पहले तो इसने ISIS को, अब शायद इसके जो है स्टैंड में चेंज आया है। तो क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस तो यही बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन शायद आए ना आए इन पे मेंस में। ISIS पे डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंस में आ सकता है कि हाउ ISIS इज श्रिंकिंग एंड दिस काइंड ऑफ, मतलब कुछ कम ही चांस है लेकिन आ सकता है। और लेकिन ऐसे यूज भी हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। और जैसे आजकल यूँ आ सकता है क्वेश्चन कि टेररिस्ट आजकल किस तरह के मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको हम इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल करना, आइडियोलॉजी का यूज़ करना, और इस तरह के पॉइंट्स हैं। लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं, ये देखिए, ये राका, ये सीरिया, लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। राका कहाँ है, मसूल कहाँ है, और बॉर्डर जैसे सीरिया का बॉर्डर किन किन कंट्रीज से मिलता है, इराक का बॉर्डर किन किन कंट्रीज से मिलता है, कौन कौन से सी से मिलता है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब आगे देख लेते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल परसेप्शन के बारे में है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है। इसमें परसेप्शन यानी अनुभूति की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है, और केस स्टडीज़ दिखा के, 2-3 केस स्टडी हैं जिसको दिखा के यह बात की गई है। पहली केस स्टडी क्या बताती है, देखिए इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले ये है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक परसेप्शन का और पब्लिक डिसकंटेंट होती है वो एक गिरगिट की तरह होती है। पब्लिक डिसकंटेंट का कभी भी पता नहीं लगता। यानी देखिए आप, जब तक कि ट्रंप नहीं प्रेसिडेंट पद के दावेदार बने थे तो यह कभी लोगों ने एज्यूम भी नहीं किया था कि ट्रंप जैसे दावेदार भी प्रेसिडेंट के लिए उठेंगे और लोग इनको सपोर्ट करेंगे। और दूसरा देखिए आप, जब तक कि एकदम से ब्रिटेन एग्जिट नहीं हो गए, यानी रेफरेंडम में जीत नहीं मिली यूरोपियन यूनियन ने, इससे पहले कभी इसने इस चीज़ को सीरियस लिया ही नहीं। यानी लोगों को लगता था ये सिर्फ मजाक की बात है, ब्रिटेन कभी यूरोपियन यूनियन से अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन ना सिर्फ रेफरेंडम में वो जनमत मिला उनके पक्ष में, बल्कि अब एक नेगोशिएशंस भी जारी हैं अलग होने के लिए। यानी परसेप्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। अब केस स्टडी पहली कही गई है पुअर्टी के बारे में। गरीबी पाकिस्तान में और इंडिया में कंपेयर की गई है। 2001 में जो पुअर्टी थी, यहाँ देखिए स्क्रीन पर, 2001 में पाकिस्तान में पुअर्टी सर्वे के अनुसार थी 35%, और 2013 और 14 में सर्वे के अनुसार है 10%। और देखिए कितनी पॉवर्टी कम होगी, 2001 में 35%, अभी 10%। अभी फिर भी अगर आप कहें कि डेटा में अगर चेंज आया है तो भी 30% एडजस्ट कर लो इसे, फिर भी कम तो हुई ना। और देखिए, और लेकिन बात यह है परसेप्शन कैसी है, अभी भी 21% लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कम हुई है पॉवर्टी, बाकी को लोगों को नहीं लगता। अब इंडिया का केस कंसीडर कर लेते हैं। इंडिया केस, इंडिया की गरीबी 2004-2005 में थी 37%, और 2011-12 में है ये 22%, यानी इंडिया में भी कम हुई है पॉवर्टी तो। लेकिन इंडिया में ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हुई है, वहाँ तो सिर्फ 21%, इंडिया में 37% ये लोग कहते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हुई है, और सिर्फ 12%, जबकि पाकिस्तान में ये फिगर थी 21%। मतलब वो लोग कहते हैं कि 12% कहते हैं कि डिक्लाइन हुई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये केस स्टडी समझाने के लिए। अब देखिए ऐसा क्यों लगता है कि जबकि देखिए दोनों में पॉवर्टी तो बराबर कम हुई है, ऐसा क्यों फिर उनको ज़्यादा लगता है, उनको कम लगता है, हमें ज़्यादा लगता है? तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि अनइक्वलिटी ज़्यादा हो सकता है कि पाकिस्तान में असमानताएं ज़्यादा हो, इंडिया में असमानताएं कम हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए इनइक्वलिटी के बारे में भी डाटा लिखा है इस आर्टिकल में, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और उन्होंने डेटा से ये शो किया कि इनइक्वलिटी बराबर है, यानी असमानताएं गरीब और अमीर के बीच में बराबर है, पाकिस्तान में भी और इंडिया के बीच में भी। तो फिर क्या रीजन है कि वहाँ पे परसेप्शन ऐसी है और इंडिया में परसेप्शन अलग है? तो देखिए परसेप्शन किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अनुभूति यानी परसेप्शन डिपेंड करती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर भी। यानी आप देखिए पाकिस्तान में अभी इंस्टेबिलिटी है, कितने मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हैं वहाँ पर, और कैओस वायलेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। और रात होती है, नवाज शरीफ सत्ता में है, पता नहीं सुबह आर्मी सत्ता में होगी या नवाज शरीफ सत्ता में होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी 18-18 घंटे वहाँ पे बिजली नहीं आती। तो वहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, बेकार हैं। इसलिए उनकी परसेप्शन ऐसे हो गई है कि हमारी सिचुएशन इंप्रूव हुई नहीं, जबकि असल में उनकी सिचुएशन हमारे से भी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। ऐसा आर्टिकल में लिखने वालों का कहना है।
ये तो थी पहली केस स्टडी। अब दूसरा रीजन देखिए, दूसरे केस स्टडी से इसको लिंक कीजिए। पहली केस स्टडी में इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की गरीबी को कंपेयर किया। दूसरी केस स्टडी में ये जो अभी जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं, गुजरात के अंदर में पटेल्स, हरियाणा के अंदर में जाट्स और महाराष्ट्र के अंदर में मराठास, दूसरी केस स्टडी में ये इनकी परसेप्शन पर बल देते हैं, इनकी परसेप्शन को देखते हैं कि कैसे इनकी परसेप्शन मैटर करती हैं। अब ये कहते हैं कि ये तीनों कम्युनिटीज़ रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं, और अब देखिए, अब ये कहती हैं कि इनकी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं हुई है पहले से, इनकी सिचुएशन आज भी अच्छी है, लेकिन इनकी जो कम्युनिटीज़ हैं, इनकी बराबरी कम्युनिटीज़ हैं, जो ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, वो इम्प्रूव हो गई हैं, उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो गई है, तो इनकी परसेप्शन ऐसी हो गई है कि वो इम्प्रूव हो गए हैं, हम नहीं इम्प्रूव हुए हैं। एक रिलेटिव डेप्रीविएशन की बात ये करती हैं कि और कुछ नहीं, इनकी परसेप्शन में ये आ गया कि हमारी रिलेटिव डेप्रीविएशन हो रही है, हम पीछे जा रहे हैं, ऐसी, इसीलिए ये परसेप्शन केस स्टडी है। अब तीसरी केस स्टडी कैसे, अब इसको ट्रंप से लिंक कीजिए। अब बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर में, काफ़ी जो वाइट और ब्लैक के बीच में खाई पैदा हो गई है वहाँ पे। अब जो फंडामेंटलिस्ट है वहाँ के वाइट, वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखिए, उनको ये लगता है कि पुराने टाइम में थे ब्लैक और वाइट के बीच में फ़र्क बहुत था, यानी पहले वाइट्स को ज़्यादा रिवार्ड किया जाता था जॉब्स में, उनको जॉब्स ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अब ब्लैक्स को ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्लैक्स की सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो वाइट्स को ये लग रहा है, गोरे लोगों को ये लग रहा है कि हमारी सिचुएशन रिलेटिव डिप्राइव हो रही है, यानी रिलेटिवली हम पीछे जा रहे हैं ब्लैक्स के मुकाबले में। पहले तो हमारे बीच में इतनी खाई थी, आज उनको इतनी सारी जॉब्स मिल रही हैं और हम अनएम्प्लॉयड हैं। तो बस यही है, तीन चीज़ों से लिंक किया, एक इंडिया पाकिस्तान की गरीबी, एक जो इंडिया में रिजर्वेशन की मांग कर रही है जो कम्युनिटीज़, और तीसरा ट्रंप। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ आएगा ना, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि हाउ परसेप्शन इज़ इंपॉर्टेंट। इसका यूज हो सकता है ऐसे के अंदर में कि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ है, और तो ज़्यादा इसका डायरेक्ट क्वेश्चन मुश्किल ही लगता है। और एक बात और कहती हैं जाते जाते ये आर्टिकल में कि परसेप्शन और ओपिनियन इस बात पे भी बनती है कि जनता क्या सोचती है पॉलिटिशियंस के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में। जो ये इन तीनों चीज़ों के बारे में सोचती हैं, वही उनकी फाइनल राय में झलकता है, क्या हमारी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है या फिर हमारी सिचुएशन डाउन हो रही है। बस यही आर्टिकल है ये पूरा परसेप्शन पर। तो अगला जो आर्टिकल है वो एक टीपू सुल्तान आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा। ये हमारे जो कर्नाटका का रीजन है, यानी मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान से पहले थे हैदर अली। इन्होंने 4 युद्ध लड़े, हैदर अली प्लस में टीपू सुल्तान। ये मॉडर्न इंडिया का बता रहा हूँ आपको, बुक में लिखा हुआ है। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर 4 बार लड़े, 4 युद्ध लड़े ब्रिटिश के खिलाफ में। 1966-7 से इनकी लड़ाई स्टार्ट हुई और 99 तक चली। 2 बार इन्होंने लड़े और दूसरे वार के दौरान में इनकी मृत्यु हो गई। फिर लास्ट के 2 बार लड़े टीपू सुल्तान ने। तो अब कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पर कर्नाटका में टीपू सुल्तान की जो जयंती है वो सेलिब्रेट करना चाहती है। जयंती समझते हो ना आप, जन्म दिवस। और इस पर एक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस इसे सपोर्ट कर रही है और मैसूर का रीजन है, कर्नाटका भी इस पर डिवाइडेड है। कर्नाटका में जो मैसूर का रीजन है वो इसे सपोर्ट कर रहा है, और कर्नाटका का दूसरे रीजन्स जो कुर्ग हैं और दूसरे रीजन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। यानी बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस इसकी जयंती बनाना चाहती है कर्नाटका में अंदर में। तो ये क्या सारी कंट्रोवर्सी है और क्यों इसे सपोर्ट किया जाता है और क्यों इसका विरोध किया जाता है टीपू सुल्तान की जयंती बनाने में, तो यही बात हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो बीजेपी कह रही है वो तो ये कहती है कि टीपू सुल्तान की जयंती बनाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो 10 नवंबर को पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे 20 नवंबर को। सबसे पहली बात तो ये कही जाती है। और ये सारी की सारी फ्लॉड है, क्यों बनाई जा रही है। ये कहते हैं कि बहुत सारे एक नाम लिया जाता है कि इस दिन 10 नवंबर के दिन, जिस दिन अब कांग्रेस द्वारा इनकी जयंती बनाई जा रही है कर्नाटका में, 10 नवंबर के दिन में इन्होंने 700 और जो मेलुकोट जो इन ये है, इनको टीपू सुल्तान ने मरवा दिया था। यानी हिंदूज़ कह लीजिए आप, मतलब एक काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ के इसमें बात आती है और प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। तो कहते 700 लोगों को इन्होंने मरवा दिया था दीपावली के दिन में। और ये 700 लोग अभी जो ये है मेलुकोट, ये दिवाली भी नहीं बनाते इस बात पे, क्योंकि मैसेकर किया गया था टीपू सुल्तान द्वारा इनका। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये निकलता है कि टीपू सुल्तान तो है एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, एज कांग्रेस क्लेम कर रहा है। और कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी ये माना कि टीपू फ्रीडम फाइटर नहीं थे, तो किस लिए इनकी जयंती बनाई जा रही है, किस लिए इनको जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर ये आर्ग्यूमेंट आता है कि जो टीपू सुल्तान थे वो एक किंग थे, राजा थे।
राजा तो सिर्फ अपने लिए लड़ता है, वो कुछ गलत और सही नहीं देखता, वो सिर्फ अपने फ़ायदा देखता है राजा। और पुराने टाइम में कोई भी राजा देख लीजिए, और वो अपने फ़ायदे नुकसान देखते हैं सिर्फ। और उसने क्या किया, उसके दौरान में मैसूर में काफ़ी सारी जो टेरिटरीज थी उसके अंदर में थी, और उसने काफ़ी मंदिरों को वो भी दिया, डोनेशन और चैरिटी भी दी। रंगानाथ स्वामी टेम्पल जो है उसमें से एक प्रमुख टेम्पल है, और ये श्रृंगेरी के शंकराचार्य को भी टीपू सुल्तान ने सपोर्ट किया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ, देखिए यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया और मस्जिद बनवाई, और उन्होंने कोडवास को भी मराया, आगे आएगा, कोडवास जो एक कम्युनिटी थी उनको भी मराया, कैथोलिक्स को कन्वर्जन करवाई। और देखिए राजा सिर्फ अपने फ़ायदा का देखते हैं। जहाँ जिस टेम्पल को उनको लगता था कि हाँ भाई ये टेम्पल बढ़िया काम कर रहा है, इससे पब्लिक सहानुभूति मिलेगी या फिर उस राजा की हमें हेल्प मिलेगी, तो उस टेम्पल को दान देते थे। और जहाँ आइडियोलॉजी का यूज़ करना होता था, यानी जहाँ मुस्लिम्स की सपोर्ट होती, दूसरे कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए होती थी, वहाँ मंदिर तुड़वा देते थे। तो यही है कि सिलेक्टेड टेम्पल्स को उन्होंने दान दिया और कई टेम्पल्स को उन्होंने तुड़वाया। और ये आ गया कुर्ग में कोडवास को इन्होंने मरवाया, और कैथोलिक्स को मैंगलोर में इन्होंने धक्के से कन्वर्ट करवाया, फोर्स्ड कन्वर्जन। लेकिन यह बात देखिए, आज का जो कर्नाटका है वो टीपू सुल्तान के मैसूर से बड़ा है। और यही वही बात, काफ़ी टेम्पल्स को तुड़वाया, कोस्टल कर्नाटका में चर्चिज़ को भी तुड़वाया, और इस तरह की बातें हैं सारी। मतलब टीपू सुल्तान ने क्या क्या वहाँ पे काम किए जिसका विरोध होता है, जिसका बेस है, जिस बेस पे ना सिर्फ बीजेपी बल्कि लोकल कम्युनिटीज़ भी टीपू सुल्तान की जयंती बनाने में विरोध कर रही हैं। अब देखिए कुछ आर्टिकल के पक्ष के पॉइंट। ये पूरा आर्टिकल जो है वो पक्ष का आर्टिकल है। ये जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं ये इंटरनेट से रिसर्च करके थोड़े कोरा वगैरह से मिले थे, वो हैं। और देखिए 19th सेंचुरी में जो टीपू सुल्तान के बारे में काफ़ी फोक सॉन्ग्स यानी लोकगीत गाए गए हैं, उनकी डेथ को दुख व्यक्त करते हुए, लेमेंटिंग हिज डेथ। सो जो लोकगीत होते हैं वो ट्रेजिक हीरोज़ के होते हैं, सिर्फ वो आम लोगों के नहीं होते हैं। उनके बारे में, उनकी डेथ को लेमेंट करते हुए अगर लोकगीत हैं तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। और दूसरा, काफ़ी सारे प्लेज, कॉमिक्स, जो अमर चित्रकथा है, इवन आरएसएस की 1970 में एक सीरीज़ आई थी, वहाँ भी उन्होंने, आरएसएस ने भी टीपू सुल्तान को प्रेज़ किया है, उनके जो पैट्रियोटिज्म है उनको प्रेज़ किया है। अब देख लीजिए, विवाद खड़ा होता है ब्रिटिश लिटरेचर से। यानी देखिए 1799 में 1799 में टीपू सुल्तान ने आखिरी युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में वो हार गए थे और मारे भी गए थे। और देखिए अब ब्रिटिश लिटरेचर उसके बाद आया, यानी 1800 के बाद में ब्रिटिश द्वारा काफ़ी कुछ लिखा गया उनके बारे में। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने उनको हराया है, यानी वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे। तो अब ब्रिटिशर्स उसके बारे में अच्छा थोड़ी लिखेंगे, ब्रिटिशर तो उनके बारे में बेकार ही लिखेंगे ना। ब्रिटिशर तो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात लिखते थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज को सुधारने की कोशिश करी। अगर ब्रिटिशर्स की माने तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही अच्छी थी, करप्ट नहीं थी, और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। और जबकि हमारा लिटरेचर ये कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो सारा भट्ठा बिठा दिया हमारे देश का। अब देखिए तो ये बात थी कि जो ब्रिटिश लिटरेचर ये कहता था कि टीपू सुल्तान एक मुस्लिम बाइगोट थे, यानी मुस्लिम फैनेटिक थे, इस तरह की बातें ये कहते हैं जो ब्रिटिश लिटरेचर है, जबकि ऐसा था नहीं, और वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बातें लिखते थे। जब हम राजा की बात करें, देखिए हम जब राजा की बात करते हैं कि, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने लोगों को मरवाया, क्योंकि लोगों को मरवाना तो उस टाइम पे सभी राजाओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कोई भी राजा उस टाइम पे दूध का धुला नहीं था। इवन चोलाज को और कृष्णदेवराया, इनको भी हम आज ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन चोलाज ने और कृष्णदेवराया ने, इन्होंने भी लोगों को मरवाया। ऐसा कोई राजा था ही नहीं जिन्होंने अपने टाइम में लोगों को नहीं मरवाया। तो यह बात तो कहना गलत होगा कि टीपू सुल्तान ने लोगों को मरवाया, इसलिए हम नहीं कह सकते। अब देखिए अब दूसरी बात यह आती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर्शियन, कन्नड़, मराठा और ये सब कन्नड़, पर्शियन, मराठा, ये सब कम्युनिटीज़ में इन्होंने अपना, और इन सब लैंग्वेजेस में इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलवाया। अब देखिए जो अपर कास्ट के टेम्पल्स, इन्होंने काफ़ी अपर कास्ट ब्राह्मण्स को इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा। काफ़ी टेम्पल्स को इन्होंने दान भी दिया, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। और 10 दिनों का दशहरा फेस्टिवल अभी मनाया जाता है मैसूर रीजन में, जो इनकी अटैच्ड वोडेयर कम्युनिटी थी, इस द्वारा अभी भी इसको बहुत ज़ोर शोर से लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद क्या आता है, अब देखिए
जो टीपू सुल्तान थे वो एक पूरे रीजन को यूनिफाई भी करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। उन्होंने मराठा को लेटर लिखा और निज़ाम्स को भी लेटर लिखा ताकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ में एक हो जाएं और हमारे देश को गुलाम होने से बचाएं। और कैसे उन्होंने अपने मिलिट्री वेपन्स को अपग्रेडेशन किया, ये भी काबिल तारीफ़ है। और उनका रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। आज भी हम बहुत कुछ उनके रेवेन्यू कलेक्शन से सीखते हैं। उनकी एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी और 200 बुक्स 2000 बुक्स इनकी लाइब्रेरी में थी और काफ़ी बुक्स इनके द्वारा जब 1800 के बाद में जब इनकी डेथ हुई थी, काफ़ी बुक्स इवन ब्रिटेन में भी ले जाई गई और उनके बुक्स को स्टडी किया। तो इंटेलेक्चुअल खजाना था इनकी बुक्स। और क्या किया, देखिए उस मॉडर्न इंडिया में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया में हम कौन कौन सी चीज़ें अच्छी इनकी बातें पढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया में यह लिखा गया कि इन्होंने जो लिबर्टी ट्री था ये लगाया और एक जैकोबियन क्लब की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टाब्लिश किए और नेपोलियन के साथ भी इन्होंने कदम बढ़ाया। उस टाइम पे नेपोलियन का पूरा जोर शोर था, तो इन्होंने कदम बढ़ाया था कि नेपोलियन इंडिया में आ जाए और ब्रिटेन के खिलाफ में लड़ाई लड़े। और जो टर्की उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर था, तो काफ़ी इन्होंने कदम उठाए। टिपू सुल्तान का जब इन्होंने, देखिए ब्रिटिशर ने टिपू सुल्तान पे कैप्चर किया, इनके राज्य पर कैप्चर किया, तो इन्होंने पाया कि जो टिपू सुल्तान का एरिया यानी मैसूर एरिया है वो काफ़ी प्रोस्पर्स था बजाय कि आसपास के एरिया से। तो इनका रीजन काफ़ी प्रोस्पर्स और प्रफुल्लित था। तो अब बात यह आती है, आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि अगर आपको टिपू सुल्तान की जयंती नहीं बनानी चाहिए तो वाई अदर जयंतीज लाइक बसावा जयंती, वाल्मीकि जयंती और ये सारी जयंती की बात करते हैं। ये आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि ये सारे बंदे भी एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड हैं और ये कास्ट इनकी जयंती को मनाने में अपने पॉलिटिकल क्लाउट को ग्लोरीफाई करते हैं। और तो अगर टीपू सुल्तान की जयंती नहीं बनानी, ये अगर आप कहते हो कि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो इन सब की जयंती बसावा और इन सब की जयंती क्यों बनाते हो आप लोग। बस यही है, ये पूरा आर्टिकल टीपू सुल्तान के बारे में है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोरीफाई करते हैं आजकल पुराने किंग्स को, या फिर तो हाउ इट इज़ राइट और हाउ इट इज़ रॉन्ग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप जनरलाइज कर लीजिए। पर्टिकुलर जैसे जनरलाइज जैसे कर लीजिए, टीपू सुल्तान को छोड़िए आप, जनरलाइज जैसे वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है, मस्कर वगैरह और कैसे उन्होंने किया, ये सब आप जो पॉइंट्स थे वो यूज़ कर सकते हैं। और वैसे टीपू सुल्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं, मेंस में इनका क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, मतलब इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नहीं, डायरेक्ट मॉडर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं टीपू सुल्तान। और मराठा ये जो वार्स होते हैं टीपू सुल्तान के वार्स, और इनके बारे में क्वेश्चन, हैदर अली और टीपू सुल्तान के वार्स यानी मैसूर वार, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला आर्टिकल क्या है, ये देखिए अगला आर्टिकल कौन सा है। ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए हैं, राहुल गांधी के बारे में आर्टिकल, ये आर्टिकल राका जो मसूल सिटी है, ये परसेप्शन के बारे में आर्टिकल था। फिर हमने ये जो टीपू सुल्तान का ये आर्टिकल डिस्कस किया। अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री सीज। ये क्या आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, देखिए 50 साल पूरे हो गए हैं। किसको, 50 साल पहले क्या हुआ था, एक घटना हुई थी, इंपॉर्टेंट घटना। कौन सी वो घटना थी, आज से 50 साल पहले एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट चलाई थी पार्लियामेंट को सीज करने की। ये मूवमेंट किसके द्वारा चलाई गई थी और किस लिए चलाई गई थी, ये मूवमेंट चलाई गई थी साधु संतों द्वारा। जी हाँ, मजाक की बात नहीं, ये मूवमेंट चलाई गई थी नागा साधु और साधु संतों द्वारा। ये विपिन चंद्रा में आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को। ये मूवमेंट चलाई गई थी साधु संतों द्वारा पार्लियामेंट्री कैप्चर करने के लिए, और इनका पर्पस था कि काउ स्लॉटर पर टोटली ब्लैंकेट बैन लगाया जाए पूरे इंडिया में। और काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट थी। इनका एकमात्र मकसद ये था कि पार्लियामेंट्री पर कब्जा जमाया जाए। और जब उनको मिला कि पार्लियामेंट के सभी गेट बंद हैं, तो उन्होंने काफ़ी उत्पात मचाया। जो संसद स्ट्रीट है वहाँ पे, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट है वहाँ पर। और बाद में ये उस चीज़ को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। तो उस टाइम पर सर्कमस्टांसिस कैसी थी, सर्कमस्टांसिस तो ऐसी थी, देखिए ये मूवमेंट बड़ी मूवमेंट थी। और जो काउ स्लॉटर के बैन की ये मूवमेंट चलाई गई थी साधु संतों द्वारा, उस टाइम पे बड़ी मूवमेंट थी। और देखिए उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी, उस टाइम पे इंदिरा गांधी सत्ता में नई आई थी, और इंदिरा गांधी को 10 महीने हो गए थे उस टाइम को सत्ता में आए। और उस टाइम पे वो काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा था। एक तो डिवेल्यूएशन, जो करेंसी को डिवेल्यूएट किया गया, मानसून उस टाइम पे फेलियर था, और इस तरह की मूवमेंट्स काफ़ी थी। और अभी पाकिस्तान के साथ वार ख़त्म हुआ था। हालांकि ये बात 67 की है, लेकिन 65 में वार ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी सर्कमस्टांसेस कुछ टर्मोल सा था। और फिर ये मूवमेंट, तो देखिए उस टाइम पर फिर भी उन्होंने दिखाया, इंदिरा गांधी ने कुछ स्ट्रॉन्ग कदम लिए। इंदिरा गांधी ने स्ट्रॉन्ग कदम क्या लिए, उस टाइम पर गुलजारी लाल नंदा
जो होम मिनिस्टर थे, गुलजारी लाल नंदा होम मिनिस्टर थे, और उन पर आरोप ये लग रहा था कि गुलजारी लाल नंदा जो इस मूवमेंट के सिंपैथेटिक है, अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो कम से कम सिंपैथी इस मूवमेंट के साथ में गुलजारी लाल नंदा की। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने गुलजारी लाल नंदा को बर्खास्त कर दिया, यानी अपने होम मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया। तो देखिए अब क्या है, उसके बाद में इंदिरा गांधी ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई। आप कमेटी के सदस्य देखिएगा कितने हाई प्रोफाइल हैं। AK सरकार जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उस कमेटी के हेड थे, और गोलवालकर जो RSS के चीफ थे वो भी इस कमेटी के सदस्य थे। शंकराचार्य ऑफ पुरी, 2 स्टेट्स के CM, एक थे चरण सिंह, काफ़ी बड़ा स्टेट उस टाइम पे UP, चरण सिंह, और DP मिश्रा मध्य प्रदेश के, ये 2 CM इस कमेटी के सदस्य थे। तो ये हाई प्रोफाइल कमेटी, और भी सदस्य इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ अभी आपको। यह हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई थी सिर्फ ये कंसिडर करने के लिए कि काऊ बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, और जो इंपॉर्टेंट सदस्य इस कमेटी के थे, एक थे V कुरियन, जो अमूल के हेड थे उस टाइम पर सॉरी, अशोक मित्रा, एक इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, जो एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट और जो प्राइसेस थे उसके हेड थे उस टाइम पे। तो हुआ क्या इस कमेटी का, यह हाई प्रोफाइल कमेटी इसलिए बनाई गई थी ये देखने के लिए कि काऊ बैन किया जाए या नहीं किया जाए। तो आखिर में इस कमेटी का हुआ क्या, इस कमेटी ने डिसीजन लिए। 12 साल तक कुछ नहीं हुआ इस कमेटी का, यानी तमाम तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे गए, पार्लियामेंट में बाद में क्वेश्चन भी पूछे कि आप बताइए तो सही, कम से कम स्टेटस क्या है इस कमेटी का, कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट कहती थी अभी ये अंडर एग्जामिनेशन है। जैसे अभी हमारा क्या है, बासवान कमेटी, UPSC ने एक बासवान कमेटी बनाई थी, और बासवान कमेटी किस लिए है, बासवान कमेटी है IAS जो हमारा UPSC का पैटर्न है वो उसमें चेंज लाने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए। उसके बाद में 11 अगस्त को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी बासवान कमेटी ने, और जब इनसे RTI में पूछा इनसे कि क्या अभी क्या स्टेटस है इस बासवान कमेटी का, तो UPSC ने रिप्लाई किया कि ये अंडर एग्जामिनेशन है, अभी कुछ भी, DOPT ने कहा इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे ही 12 साल तक इस कमेटी का यही हुआ कि कहते रहे कि अभी अंडर एग्जामिनेशन है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंत में आकर 67 में इस कमेटी का गठन किया गया था, और 79 में आकर चरण सिंह ने कह दिया कि बस ये कमेटी अभी नहीं है, बंद हो गई, डिसबैंड कर दिया इस कमेटी को, और कोई भी इस रिपोर्ट को उजागर करने से मना कर दिया। तो बाद में कहा गया कि ये आर्टिकल में लिखने वाले कहते हैं, जयराम रमेश ने आर्टिकल लिखा है, कांग्रेस के MP हैं, तो ऑब्वियस है कांग्रेस की सपोर्ट की बातें ही कहेंगे। इन्होंने कहा कि देखिए RSS के चीफ थे गोलवलकर, इन्होंने माना था कि उस कमेटी में, अशोक मित्रा अपनी जीवनी में, बायोग्राफी में इस बात को कहते हैं कि RSS के चीफ ने इस बात को माना कि जो हमारा काऊ बैन का कैंपेन था वो सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए है। तो ये बातें तो कहीं आंसर में यूज होती नहीं है, सिर्फ बातें हैं, मतलब इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा, और जीवनी थोड़ी कोट करते हैं। आंसर में कभी किसी की जीवनी नहीं कोट करते ना। तो बाद में एक और जो कंटेक्स्ट का ये मिलता है, एक और ये डायमेंशन, नया डायमेंशन है काऊ को क्यों बैन करना चाहिए। ये डायमेंशन है इकोलॉजिकल फैक्टर। सलीम अली और जफ़र उस टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने कहा कि काऊ का बैन इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि काऊ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जो कैटल है, यानी ये कियालाडो नेशनल पार्क है, वहाँ पे एक जो काऊ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और ग्रेजिंग करते हैं ये, तो ग्रेजिंग करने से, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करने से इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए भी काऊ को बैन करना चाहिए, या फिर कुछ इस बारे में, इससे संदर्भ में इन्होंने बातें कही। तो अब देखिए नहीं करना चाहिए, मतलब काऊ बैन दूसरे कंटेक्स्ट में सोचिए इसके, सलीम अली को बात को आप, मतलब काऊ की पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए इसके बैन पर रोक नहीं ले, मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल इन्होंने बात कही, उल्टी बात कही इन्होंने। और अब देखिए इस संदर्भ में इन्होंने एक लेटर भी लिखा, रिप्ले एक माने हुए इकोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे, रिप्ले ये स्मिथसन इंस्टीट्यूट के हेड थे उस ब्रिटेन में। तो सलीम अली ने इनको लेटर लिखा इस संदर्भ में, काऊ बैन के संदर्भ में, और रिप्ले ने भी एक लेटर लिखा बाद में इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी ने तो उस लेटर का जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में एम्बेसडर ने इस बात को कहा कि आप इस काऊ बैन के बारे में इंडिया में दखल नहीं दीजिए, काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू ये है। तो बस यही है, ये लेटर कंट्रोवर्सी थी और कुछ नहीं। तो लेटर वाली बातें, ये सब बातें तो यूज होंगी नहीं। सलीम अली की बात इंपॉर्टेंट है, और जो दूसरी डायमेंशन है, सिचुएशन कैसी थी 1967 में, वो भी इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो ये मूवमेंट चली थी साधु संतों द्वारा, और नहीं तो यूज हो जाएगा इसको अपने आंसर में, सिचुएशन कैसी थी जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, तो इन आर्टिकल्स जो ये पॉइंट्स हैं इनको यूज किया जा सकता है। तो यही सारे जो आज आर्टिकल्स थे, सारे के 3-4 जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने डिस्कस किए। सो
थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन.